एग्ज़ाम सीरीज़ के सभी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस पाएँ। बेटा, एग्ज़ाम सीरीज़ का ये फोर्थ वीडियो है। हमारा मकसद आप जानते हैं 95% से ज़्यादा मार्क्स लाना। इसमें हम आज पढ़ेंगे किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन पार्ट 2, राजा, किसान और नगर। इसके एक भाग मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, जिसको आप आई बटन पे देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आप देख सकते हैं। चलिए बेटा, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। एक अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर्ष चरित्र की रचना किसने की? बेटा, ये हर्ष चरित्र भी बोलते हैं और हर्ष चरित्र भी बोलते हैं। इसकी रचना की थी बाणभट्ट ने। ये हर्षवर्धन के राजकवि थे। हर्षचरित हर्षवर्धन की जीवनी है। सेठी किन्हें कहते थे? सेठी बेटा धनी व्यापारियों के लिए प्रयुक्त किया जाता था। अब दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कंफ्यूज करने वाले। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? कुषाण राजाओं ने। भारत में सबसे भव्य सोने के सिक्के किसने जारी किए? गुप्त शासकों ने। ये बेटा कंफ्यूज ना हो, सबसे पहले कुषाण राजाओं ने सोने के सिक्के जारी किए, लेकिन सबसे भव्य सिक्के गुप्त राजाओं ने जारी किए। एक क्वेश्चन है, पतिवेदक किसे कहते हैं? तो अभिलेख शास्त्रियों ने पतिवेदक शब्द का अर्थ संवाददाता बताया है। सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो बेटा ये मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल के द्वारा कराया गया। ये गुजरात में है सुदर्शन झील। और सुदर्शन झील की मरम्मत किसके द्वारा कराई गई? शक शासक रुद्रदमन के द्वारा। ये हमें अभिलेखों से जानकारी प्राप्त होती है। हालांकि बाद में एक और बार गुप्त शासकों ने भी इसकी मरम्मत करवाई थी। गृहपति शब्द से आप क्या समझते हैं? तो बेटा पाली भाषा में गृहपति का प्रयोग छोटे किसानों एवं जमींदारों के लिए किया जाता था। वेल्लालर से आप क्या समझते हैं? तमिल संगम साहित्य में इनका प्रयोग बड़े जमींदारों के लिए किया जाता था। ये बेटा दो इम्पोर्टेंट है कि वेल्लालर को आपसे पूछ लेंगे, इससे आप क्या समझते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है। भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ कौन सा है? विधि ग्रंथ तो बेटा कानून की किताब, जिसमें नियम कायदे कानून दे रखे हो हमको कि किस प्रकार हमको आचरण करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो इसमें मनुस्मृति है। ये संस्कृत भाषा में लिखा गया और 200 ईसा पूर्व यानी कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी तक लिखा गया है। तो मनुस्मृति नाम याद रखें। एक है बेटा प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहते हैं। इसकी रचना किसने की? इसके बेटा रचयिता थे हरिसेन। ये समुद्रगुप्त के राजकवि थे और इन्होंने इसकी रचना संस्कृत भाषा में की। अगला देखते हैं बेटा, प्रभावती गुप्त कौन थी? ये बेटा गुप्त वंश के एक राजा थे, चंद्रगुप्त सेकंड। ये प्रभावती गुप्त है, उनकी बेटी थी। तो अगला है हमारा, अग्रहार से आप क्या समझते हैं? अग्रहार उस भूभाग को कहते थे, यानी कि भूमि के टुकड़े को कहते थे, जो ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था और ब्राह्मणों से इस भूमि पर कोई टैक्स नहीं वसूला जाता था। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, अग्रहार किसे कहते हैं, एक नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आता है, श्रेणी से आप क्या समझते हैं? कभी कभी उत्पादकों और व्यापारियों के संघ नहीं बेटे, संघ है, यानी कि यूनियन का उल्लेख मिलता है, जिन्हें श्रेणी कहा गया है। ये बेटा जैसे धोबी, सुनार, लुहार, इस प्रकार के व्यक्ति हैं, अपनी एक श्रेणी, एक ग्रुप बना लेते थे और कच्चा माल खरीदते थे एक साथ थोक में, ताकि सस्ता पड़े, और उसके बाद उसकी चीज़ें बनाकर ऑल ओवर इंडिया या आसपास के क्षेत्रों में ये बेचते थे। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित पहले सिक्के किस प्रकार के थे? सबसे पहले जो सिक्के पाए गए हैं इंडिया में सबसे पुराने, वो बेटा ये चांदी और तांबे के आहत सिक्के थे। तो सोने के नहीं पाए गए हैं सबसे पहले सिक्के, सबसे पहले पाए गए हैं बेटा चांदी और तांबे के आहत सिक्के। अगले हैं बेटा 3 अंकों के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिसमें पहला है, अभिलेख साक्ष्यों की क्या सीमाएं होती हैं? या इसको हम अलग तरीके से पूछ सकते हैं, अभिलेख शास्त्रियों की कुछ समस्याओं की सूची बनाइए कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है अभिलेखों में इनको। पहला बेटा कि अभिलेख साक्ष्यों की तकनीकी सीमा होती है, इनकी एक टेक्निकल लिमिट होती है। जैसे उसके अंदर क्या आता है, अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया गया है, उत्कीर्ण लिखा है बेटा ये, तो अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया गया है, यानी कि खोदा गया है, खुदाई की गई है। तो इससे होता क्या है बेटा कि ढंग से हमको पढ़ने में वो आते नहीं हैं।
और साथ ही ये जो अभिलेख हैं ये नष्ट भी हो सकते हैं। अभिलेख नष्ट हो गया, टूट फूट हो गई, तो कुछ अक्षर भी उसके गायब हो जाते हैं, तो हमको फिर वो भी समझ नहीं आते ढंग से। इसके अलावा अभिलेखों के शब्दों के वास्तविक अर्थ के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान हो पाना सदैव सरल नहीं होता। इसका मतलब यह बेटा कि किसी शब्द का अर्थ हो सकता है अशोक के टाइम पे कुछ अलग हो, आज उस शब्द का अर्थ कुछ अलग हो, तो हमेशा ये सही समझ पाना भी पॉसिबल नहीं होता। इसके अलावा बेटा एक चीज़ और है कि ये जो अभिलेख हैं हमको जितने मिले हैं उससे बहुत ज़्यादा तो ये नष्ट हो चुके हैं, और हमको तो कुछ लिमिटेड से अभिलेख ही मिले हैं, और जितने मिले हैं वो भी ऊपर ऊपर वाले रीजंस की वजह से हम सभी को पढ़ नहीं पाए हैं। ऊपर वाले रीज़न क्या थे कि ढंग से खुदाई ना होना उनकी, या नष्ट हो गए हों, कुछ अक्षर ढंग से समझ ना आ रहे हों। एक और इसमें है बेटा कि ये ज़रूरी नहीं कि जिसे हम आज राजनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं उन्हें अभिलेखों में अंकित किया ही गया हो सकता है राजा को कोई इम्पोर्टेंट ना लगी हो, जैसे हम आजकल खेती बाड़ी के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं कि भाई उस वक्त कैसे खेती करते थे, तो राजा को लगता होगा भाई ये चीज़ तो लिखवाने की ज़रूरत ही नहीं है, या किसी और को भी लगता होगा, तो कई बार इम्पोर्टेंट चीज़ें मिस हो जाती थी। और एक और प्रॉब्लम आती है कि अभिलेख केवल उन्हीं व्यक्तियों के विचारों को व्यक्त करता है जो उन्हें बनवाते हैं। इसका एक उदाहरण क्या है कि राजा है, राजा तो यही कहेगा कि भाई मैं तो अपनी प्रजा को बहुत ढंग से रखता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से रखता हूँ, ये किया मैंने, वो किया। अब सच्चाई के तो प्रजा ही बताएगी, तो लेकिन हमें तो केवल राजा के ही विचार इसमें देखने को मिलेंगे, तो ये भी इसकी एक प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा हमारा बेटा लास्ट है आज का क्वेश्चन, छठी शताब्दी ईसा पूर्व से छठी शताब्दी ईस्वी में कृषि के तौर तरीकों में किस हद तक परिवर्तन हुए, क्या क्या बेटा चेंजेस हुए। अब देखो तुमको मालूम ही है कि राजा है काफ़ी टैक्स लगाता था ग्रामीणों पे, तो उसकी वजह से ग्रामीण या तो जंगल में भाग जाते थे उससे बचने के लिए। दूसरा, उन्होंने जो कुछ बहादुर व्यक्ति थे उन्होंने क्या सोचा कि हम अपनी उपज बढ़ाते हैं, इसलिए किसानों ने उपज बढ़ाने के तरीके खोजे। इनका एक तरीका था हल का प्रयोग। जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती थी वहाँ लोहे के फाल वाले हलों का प्रयोग किया जाता था। लोहे का फाल होने से क्या होता था बेटा, खुदाई गहरी होती थी जिससे धान वगैरह अच्छा बोया जाता था। एक अन्य तरीका था बेटा कि जैसे जो सिंचाई के साधन है, कुएं, तालाब हैं और नहर है, उनके माध्यम से सिंचाई करना, ये एक और इनका तरीका था। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या थी, खेती से जुड़े लोगों में उत्तरोत्तर भेद बढ़ता जा रहा था कि कुछ तो अमीर होते जा रहे थे और कुछ वैसे के वैसे ही रह रहे थे जो उनके हालात थे। हमने पढ़ा था ना वेलालर या गहपति, ये वो थे जो अमीर होते चले गए थे। इसके अलावा जो साधारण किसान था उसकी स्थिति में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया। और बेटा कृषि के तौर तरीकों में हम एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन करेंगे कि जो शासक भूमि दान करते थे उसका एक संभव कारण यह था कि वे कृषि क्षेत्र बढ़ाना चाहते थे, कि दान में दे दी ज़मीन कि भाई इस पर खेती बाड़ी करो जिससे कि कृषि की उपज ज़्यादा हो। ये बेटा आज के हमारे इस भाग में इतना ही, हमारा सेकंड चैप्टर पूरा कवर हो गया है। इसको अगर समझ ना आए तो एक बार दोबारा से पढ़ लें, और एक दो दिन में ही थर्ड चैप्टर का भी हम फर्स्ट पार्ट का वीडियो अपलोड करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू।